हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। आज के इस वीडियो में मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करे हैं ऑन योर रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर योर अपकमिंग बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट 2021 एंड 2022। सो आज के इस वीडियो में मैंने जो रिसर्च मेथोडोलॉजी पर इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज आपको डिस्कस करे हैं, ये एकदम सिंपल लैंग्वेज में और एज वेल एज हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मैंने आपको क्लियरली एक्सप्लेन करा है। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड बेसिक डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। उसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके प्रिपरेशंस को बूस्ट करने के लिए हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स लॉन्च करा है इन बोथ लैंग्वेज, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। तो हमने जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंटेंट बनाया है, ये हमने हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपका सारा रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंटेंट बनाया है, और आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चंस हमने हमारे रिसर्च मेथोडोलॉजी के इस कंटेंट में कवर करा है। और हम आपको गारंटी देते हैं कि हमारे इसी रिसर्च मेथोडोलॉजी के मटेरियल से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो हमारे इस कोर्स को परचेस करने के लिए आपको इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करना है। याद रखिए, आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है, और कॉन्टैक्ट करने के विद इन 15 to 20 मिनट्स में आपको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। सो इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कोर्स में हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, 1000 प्लस प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे इन बोथ लैंग्वेज, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। सो हमारा जो ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंटेंट है, ये हमने हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर और जो एक्चुअल पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारी चीजें हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट में हमने कवर करे हैं। तो आपको हमारा, अगर आप कोर्स परचेस करोगे, अगर आप हमारा कोर्स फॉलो करोगे, तो आपको कुछ इस तरीके से हमारे रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट में आपको प्रिपरेशन करना है कि आपको हमारे जो नोट्स है और जो मॉक टेस्ट को एक वीक में कवर कर लेना है। और ये जो 1000 प्लस एमसीक्यूज पीडीएफ है, 1000 प्लस एमसीक्यूज पीडीएफ, ये आप आपके एज अ रिविजन के तौर पर यूज कर सकते हो। आप आपके एग्जाम के एक दिन पहले, और अगर आप आपके एग्जाम के इवन 4 to 5 आवर्स पहले भी इसको एक बार रीड कर चले जाओगे, तो आप एग्जाम में इजीली क्वेश्चंस को मार्क कर आ जाओगे। तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि हमारे इसी रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो बैच के स्टूडेंट्स हैं, उन कई स्टूडेंट्स का फीडबैक है कि उनको हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट से डायरेक्टली एग्जाम में 10 to 12 क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो हमारे इस स्टडी मटेरियल को परचेस करने के लिए आपको इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करना है। याद रखिए, आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही हमें कॉन्टैक्ट करना है। और आप अगर मैसेज करते हो, मैसेज करने के विद इन 15 to 20 मिनट्स में आपको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे। और आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, जो कि है ग्लोबल ऑनलाइन ऐप। सो इस ऐप पर आपको 1 मंथ की वैलिडिटी मिलेगी, और अगर आप ऐप पर जाते हो तो आपको डायरेक्टली वहां पर सारा कंटेंट इजिली अवेलेबल हो जाएगा। और ऐप को डाउनलोड करने के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। सो वहां से आप हमारे ऐप को एक्सेस कर सकते हो। एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। What is the difference between the mean of a researcher's sample and the mean of the population of the sample known as? एक शोधकर्ता के नमूने और जनसंख्या के नमूने के मध्य के बीच अंतर को क्या कहते हैं? मतलब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें एक डेफिनेशन दी गई है, हमें फाइंड आउट करनी है कि ये डेफिनेशन किस ऑप्शन की डेफिनेशन होगी। अब इस डेफिनेशन में हमें ये बताया गया है कि आपके जो पॉपुलेशन है, मतलब आपकी जो जनसंख्या है, जनसंख्या और आपके जो सैंपल, मतलब रिसर्चर्स के सैंपल, मतलब आपके जो सैंपल से आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, उसका मीन, पॉपुलेशन का मीन और सैंपल का मीन से आपको जो इंफॉर्मेशन मिल रही है, उनका डिफरेंस, क्या होगा, उनका अंतर को हम क्या कहेंगे। मतलब यहाँ पर पॉपुलेशन का आपका मीन, पॉपुलेशन का मीन माइनस सैंपल का मीन, इस डिफरेंस को हम क्या कहेंगे। सो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, पॉपुलेशन का मीन, मतलब पॉपुलेशन का जो भी मीन होगा वो आप लिखोगे, और सैंपल का मीन, सैंपल जिस पर हम रिसर्च परफॉर्म करते हैं, जिस पर हम शोध परफॉर्म करते हैं। सो शोधकर्ता का जो सैंपल होता है और सैंपल से हमको जो इंफॉर्मेशन मिलती है, उसका डिफरेंस, अगर आप इन दोनों का डिफरेंस लोगे, तो इस डेफिनेशन को हम कहते हैं सैम्पलिंग एरर, सैम्पलिंग एरर और सैंपल एरर। तो ये जो डेफिनेशन आपको दी गई है, सो ये डेफिनेशन आपकी होगी सैंपल एरर की, जिसे हम कहते हैं नमूनाकरण त्रुटि।
तो यहाँ पर आप जो आपका ऑप्शन ए है ये सही हो जाएगा। सो ये डेफिनेशन जो आपको गिवन है ये सैंपल एरर की गिवन है। अब जो रिमेनिंग ऑप्शन है उसे भी हम एक बारी देख लेते हैं। सो कॉन्फिडेंस इंटरवल जिसे हम कहते हैं विश्वास अंतराल। सो कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है कि आपको कॉन्फिडेंस होता है कि आपका जो रिजल्ट है वो कितने % सही आएगा, आपका आपके रिजल्ट पर कॉन्फिडेंस, उसे हम कहते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल। आपको आपके रिजल्ट पर जो विश्वास होगा उसे हम कहते हैं कॉन्फिडेंस अंतराल, कॉन्फिडेंस इंटरवल। सो यहाँ पर ये जो डेफिनेशन है कॉन्फिडेंस इंटरवल की नहीं है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। देन ऑप्शन सी स्टैंडर्ड डिविएशन जिसे हम कहते हैं मानक विचलन। सो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डिविएशन बताते हैं कि आपका डेटा किस तरीके से स्प्रेड आउट है, आपका डेटा कितना स्प्रेड है, ये बताता है आपका स्टैंडर्ड डिविएशन। सो यहाँ पर आपका स्टैंडर्ड डिविएशन की भी हमें डेफिनेशन नहीं गिवन है, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। देन ऑप्शन डी सिग्निफिकेंस लेवल जिसे हम कहते हैं सार्थकता स्तर। तो सिग्निफिकेंस लेवल क्या होता है कि आप जैसे मान लेते हो रिसर्च में आपके 1% और 5% सिग्निफिकेंस लेवल आप सेट करते हो। मतलब आप ये देखते हो कि इतने % आपके रिसर्च में एरर होने के चांस है। अगर आपके इससे कम एरर आता है आपके रिजल्ट में तो आप कहोगे कि आपके जो रिजल्ट है वो सही है, मतलब आपके जो रिजल्ट है वो बाय चांस नहीं आ रहे, जो एक्चुअल में जो रियलिटी में रिजल्ट आना है वही आ रहा है। सो उससे हम कहते हैं सिग्निफिकेंस लेवल। सो ये सिग्निफिकेंस लेवल की भी हमें डेफिनेशन नहीं गिवन है, सो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सैंपल एरर जिसे हम कहते हैं नमूनाकरण त्रुटि। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन वेबसाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना किसका एक उदाहरण है? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। सो ये कौन से डेटा का एग्जाम्पल होगी हमें ये पता लगाना है। मतलब एक वेबसाइट है, वेबसाइट पर कुछ सूचना उपलब्ध है। सो ये जो आपकी सूचना उपलब्ध है ये कौन सा उदाहरण होगी, कौन से आंकड़े का उदाहरण होगी, हमें ये पता लगाना है। सो याद रखिए वेबसाइट पर आपकी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, सो ये आपके सेकेंडरी डेटा का एग्जाम्पल होगी, मतलब आपके द्वितीयक आंकड़े का एग्जाम्पल होगी, मतलब आपके द्वितीयक आंकड़े का उदाहरण होगी अगर आपके कोई वेबसाइट पर सूचना उपलब्ध है तो। अब किस तरीके से, अब जैसे इस क्वेश्चन में आपको बताया गया वेबसाइट पर कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जैसे आपके रिसर्च में दो टाइप का डेटा होता है, एक होता है प्राइमरी और सेकेंडरी। सो सेकेंडरी डेटा उसी तरीके से, सेकेंडरी डेटा क्या होता है जिसमें आपके पास इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल हो, आपके पास इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल हो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा। उसी तरीके से वेबसाइट पर कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो ये आपका सेकेंडरी डेटा का एग्जाम्पल होगा। अब प्राइमरी डेटा क्या होता है? प्राइमरी डेटा जो रिसर्चर खुद जनरेट करते हैं उससे हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा जो आपके शोधकर्ता खुद उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं उसे हम कहते हैं प्राथमिक आंकड़े। ऐसे आंकड़े जो रिसर्चर, जो आपके शोधकर्ता खुद जनरेट करते हैं, खुद इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं प्राथमिक डेटा और प्राइमरी डेटा। सो यहाँ पर वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो ये आपके सेकेंडरी डेटा का एग्जाम्पल हो गया, ना कि प्राइमरी डेटा। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है ये गलत हो जाएगा। देन हम ऑप्शन सी और डी भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी इंटरनेट डेटा। इंटरनेट डेटा मतलब इंटरनेट आंकड़े क्या होते हैं आपके, जो आप इंटरनेट कनेक्ट करते हो, इंटरनेट से आप जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो इंटरनेट पर, आप इंटरनेट कनेक्ट करोगे, इंटरनेट से आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है वो इंटरनेट का डेटा होगा। सो यहाँ पर ये भी आपका सही आंसर नहीं होगा। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी, जो विकल्प सी है इंटरनेट आंकड़े, ये भी गलत हो जाएगा। देन ऑप्शन डी रिसर्च डेटा। रिसर्च डेटा मतलब आपके शोधपरक आंकड़े। सो वेबसाइट पर कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, अब वो इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं हो कि वो आपके रिसर्च का ही डेटा होगा, मतलब आपके जो रिसर्च के आंकड़े वही हो, कोई भी दूसरी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो सकती है। सो आपके यहाँ पर जो रिसर्च डेटा है ये भी इस क्वेश्चन का गलत आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी भी गलत विकल्प है। इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी सेकेंडरी डेटा, जिसे हम कहते हैं द्वितीयक आंकड़े। इन वेबसाइट पर कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, मतलब आपके वेबसाइट पर कुछ सूचना उपलब्ध है तो ये आपके द्वितीयक आंकड़े का एग्जाम्पल होंगे, मतलब आपके सेकेंडरी डेटा का एग्जाम्पल होगी। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following is not in the process of research? निम्न में से कौन सा शोध प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है? इस क्वेश्चन में हमें पता लगाना है और इस प्रश्न में हमें ये फाइंड आउट करना है
आपके दिए गए ऑप्शंस में से, दिए गए विकल्प में से कौन सा एक ऐसा विकल्प है, कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो आपके रिसर्च प्रोसेस का पार्ट नहीं होता है। मतलब दिए गए विकल्प में से कौन सा एक ऐसा विकल्प है जो आपके शोध प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है। सो हम एक एक कर सारे ऑप्शंस देख लेते हैं और पता लगाते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। सो पहले हम ऑप्शन बी देखेंगे, डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम। यस, आप आपके रिसर्च प्रोसेस में रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करते हो, बताते हो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, आप किस प्रॉब्लम पर रिसर्च कर रहे हो, उससे सोसाइटी के लिए क्या बेनिफिट हो सकता है, आप ये बताते हो। सो बेसिकली आप रिसर्च प्रोसेस में बताते हो कि आपका रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, इसको डिफाइन करते हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि ये रिसर्च प्रोसेस का पार्ट होता है, डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम, शोध समस्या की विवेचना। सो ये आपका रिसर्च प्रोसेस का पार्ट होता है, लेकिन हमें पूछ रहे हैं विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस में कौन सा आपका ऑप्शन और कौन सा विकल्प शामिल नहीं होता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज ये आपके रिसर्च प्रोसेस में और शोध प्रक्रिया में शामिल होता है। देन ऑप्शन सी, डेवलपिंग रिसर्च प्रपोजल। यस, हम रिसर्च प्रोसेस में रिसर्च प्रपोजल डेवलप करते हैं, मतलब शोध प्रस्तावना निर्माण करते हैं। रिसर्च प्रपोजल को आप डेवलप करोगे। रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, जिसमें आप बताते हो कि रिसर्च में क्या क्या करने वाले हो। बेसिकली आप यहाँ पर सारे आपके प्लान बताते हो कि आप किस तरीके से रिसर्च करने वाले हो, क्या करने वाले हो, कितना आपको फंड लगने वाला है, किस तरीके से आप करने वाले हो। सो रिसर्च प्रपोजल आप आपके गाइड को दोगे या फिर आप आपके कम्युनिटी को देंगे और उसके थ्रू आप बताओगे कि आपका रिसर्च में आप किस तरीके से आप रिसर्च करने वाले, आपको कितना फंड लगने वाला है। तो ये सारी चीजें आप आपके रिसर्च प्रपोजल में बताते हो। तो रिसर्च प्रपोजल ये आपके रिसर्च प्रोसेस का पार्ट होता है और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आपकी रिसर्च प्रपोजल अप्रूव होती है तो ही आप आगे रिसर्च कर पाते हो। तो यहाँ पर डेवलपिंग रिसर्च प्रपोजल मतलब शोध प्रस्तावना निर्माण, ये आपका रिसर्च प्रोसेस का पार्ट होती है, मतलब कि शोध प्रक्रिया में ये स्टेप्स शामिल होती है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी रॉन्ग हो जाएगा। देन ऑप्शन डी, सैम्पलिंग डिजाइन, जिसे हम कहते हैं डिजाइन का नमूनाकरण। मतलब आप सैम्पलिंग डिजाइन बताओगे रिसर्च के प्रोसेस में, मतलब आप किस तरीके से आपके सैंपल्स को सिलेक्ट करने वाले हो, कौन सा सैम्पलिंग मेथड यूज करने वाले हो, आपकी पॉपुलेशन कितनी होगी, सैंपल के लिए आपने किन किन मेंबर्स को चूज करा है, आप किस पर स्टडी परफॉर्म करें। तो यहाँ पर आप आपके सैंपल्स रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन बताते हो, आप किस तरीके से सैंपल के थ्रू आप इंफॉर्मेशन गैदर करने वाले हो। सो ये भी आपके रिसर्च प्रोसेस का पार्ट होती है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी रॉन्ग हो जाएगा, सैम्पलिंग डिजाइन मतलब डिजाइन का नमूनाकरण। सो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिएटिंग फिक्शन वर्क। क्रिएटिंग फिक्शनल वर्क मतलब जिसे हम कहते हैं कथा सत्य का निर्माण। मतलब यहाँ पर आपका जो ऑप्शन ए है ये सही है। रिसर्च प्रोसेस में आप फिक्शनल वर्क को बताते नहीं हो, फिक्शनल वर्क को क्रिएट नहीं करते। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही देखा, फिक्शनल वर्क क्या होता है, फिक्शनल वर्क जिसे हम इमेजिनेशन से क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया स्पाइडरमैन स्टोरी, जो इमेजिनेशन से क्रिएट की जाती है, जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती है, वो फैक्ट नहीं होता है, लेकिन हम खुद से बनाते हैं, हम अपनी इमेजिनेशन से वो चीजों को क्रिएट करते हैं, उसे हम कहते हैं फिक्शनल वर्क। सो रिसर्च प्रोसेस में आपके हम फिक्शनल वर्क को क्रिएट नहीं करते हैं। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, Schedule in research is defined as, अनुसंधान में अनुसूची की परिभाषित किया गया है। इस क्वेश्चन में हमें ये पता लगाना है, ये फाइंड आउट करना है कि रिसर्च में स्केड्यूल की डेफिनेशन क्या होती है। मतलब आपकी जो अनुसंधान है, आपकी जो शोध है, शोध में अनुसूची की परिभाषा क्या होती है, हमें इस क्वेश्चन में पता लगाना है। तो आपको पता होना चाहिए स्केड्यूल ये होता क्या है। पहले तो स्केड्यूल क्या होता है, आपके इंटरव्यू की तरह ही होता है। जैसे हम क्वालिटेटिव रिसर्च में इंटरव्यूज रिसर्चर कंडक्ट करवाते हैं, एक्सपर्ट से उनके ओपिनियन लेते हैं और उसके बेसिस पे उनको जो भी इंफॉर्मेशन मिलते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं थ्रू इंटरव्यूज। सो स्केड्यूल भी इंटरव्यू की तरह होता है। रिसर्चर यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो बड़े बड़े पर्सनालिटीज होते हैं, उनसे इंटरव्यूज कंडक्ट करवाते हैं और उनके थ्रू इंफॉर्मेशन को गेन करते हैं, इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं, डेटा को जनरेट करते हैं। तो स्केड्यूल में याद रखिए, जैसे इंटरव्यू में रिसर्चर क्वेश्चंस पहले से प्री प्लान नहीं करके जाते हैं, लेकिन स्केड्यूल में जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, जो रिसर्चर इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछेंगे रिस्पोंडेंट से, वो सारे क्वेश्चंस प्री प्लान्ड होते हैं। वो क्वेश्चन सारे
प्री प्लान्ड होंगे, मतलब पहले से ही रिसर्चर डिसाइड कर लेते हैं कि मैं अपने रिस्पोंडेंट को ये क्वेश्चंस पूछूंगा। उनके रिस्पॉन्स के बेसिस पर रिसर्चर क्वेश्चन नहीं पूछते, मतलब पहले से एक लिस्ट बनाते हैं और उस लिस्ट में सारे क्वेश्चंस होते हैं और उसी क्वेश्चंस को रिसर्चर्स और जो इंटरव्यूअर है वो अपने रिस्पोंडेंट्स हैं जिनसे वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पर सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो पहले से ही प्री प्लान्ड होते हैं, पहले से ही रिसर्चर प्लान कर लेते हैं कि मैं अपने रिस्पोंडेंट को ये क्वेश्चंस पूछूंगा अपने इंटरव्यू में। सो उसे कहते हैं हम स्केड्यूल। लेकिन याद रखिएगा, इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्री प्लान नहीं होते, पहले से रिसर्चर डिसाइड नहीं करते, बल्कि रिसर्चर और रिस्पोंडेंट का जो रिस्पॉन्स आता है उन्हीं की बेसिस पर आगे क्वेश्चंस पूछते हैं। वहां पर रिसर्चर के इंटरव्यू में रिसर्चर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिसर्चर डिसाइड नहीं करते, लेकिन स्केड्यूल में रिसर्चर पहले से ही क्वेश्चंस को डिसाइड कर लेते हैं, वो अपने रिस्पोंडेंट से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। सो याद रखिएगा, स्केड्यूल में रिसर्चर इंटरव्यू ले रहे हैं, मतलब यहाँ पर रिसर्चर डेटा जनरेट कर रहे हैं। तो जब भी रिसर्चर को कुछ डेटा जनरेट करते हैं, डेटा जनरेट कर रहे हैं यहाँ पर, इंटरव्यू स्केड्यूल भी एक टाइप का इंटरव्यू ही है और यहाँ पर रिसर्चर डेटा को जनरेट कर रहे हैं। डेटा जनरेट कर रहे हैं इसका मतलब यहाँ पर रिसर्चर को जो भी डेटा मिल रहा है वो प्राइमरी डेटा मिल रहा है। तो याद रखिएगा, स्केड्यूल में जो भी डेटा मिलेगा आपको वो प्राइमरी डेटा होगा। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा डिवाइस फॉर द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा कंटेनिंग क्वेश्चंस। मतलब प्राइमरी डेटा मिलेगा, जो भी रिसर्चर क्वेश्चंस पूछेंगे अपने रिस्पोंडेंट से उनको जो भी डेटा मिलेगा वो प्राइमरी डेटा होगा, मतलब यहाँ पर रिसर्चर को न्यू डेटा मिल रहा है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है, इस क्वेश्चन का जो विकल्प सी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग ऑप्शन है जो इनकरेक्ट है उन्हें भी हम एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन ए, टाइम पीरियड फॉर दी स्टडी, नहीं, स्केड्यूल टाइम पीरियड नहीं होता है, बिकॉज ये एक इंटरव्यू होता है, उसे हम आपके स्टडी का मतलब आपके अध्ययन का समाधि नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प है ऑप्शन ए, इस क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन बी, टाइम पीरियड फॉर डेटा कलेक्शन का टाइम पीरियड नहीं होता है, मतलब आप कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, डेटा कलेक्ट कर रहे हो, उसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता है। आंकड़े संग्रह के लिए समयावधि ये भी नहीं होता है आपका स्केड्यूल, मतलब अनुसूची ये भी नहीं होती है, ये भी आपका ऑप्शन बी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन डी, डिवाइस फॉर द कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा कंटेनिंग क्वेश्चंस, नहीं, आप स्केड्यूल से आपको जो भी रिस्पॉन्स मिलेगा, आप जो भी क्वेश्चंस पूछ रहे हो आपके रिस्पोंडेंट से, आपको जो भी उस टाइम पर डेटा मिलेगा वो प्राइमरी होगा, सेकेंडरी नहीं होगा। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है इस क्वेश्चन का रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा और इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिवाइस फॉर द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा कंटेनिंग क्वेश्चंस। नेक्स्ट, एन एम्पायरिकली वेरिएबल ऑब्जर्वेशन इज, अनुभविक सत्यापनीय अवलोकन होता है। इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली एक डेफिनेशन दी गई है, एक परिभाषा दी गई है और हमें पता करना है ये परिभाषा किस विकल्प की परिभाषा होगी, मतलब एक डेफिनेशन दी गई है और हमें पता करना है कि ये डेफिनेशन किस ऑप्शन की डेफिनेशन होगी। तो यहाँ पर हमें बता रहा है इस डेफिनेशन में आप क्या करो, एम्पायरिकली वेरिफिएबल ऑब्जर्वेशन, मतलब एक डेटा होगा, अब कोई भी चीज हो गया आप उसको एम्पायरिकली मतलब क्या होता है, जिसमें आप आपके एक्सपीरियंसेस यूज करते हो, आप कुछ ऑब्जर्वेशन करते हो, आप एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हो और उस फिनोमेना को आप वेरीफाई करते हो, हर एक तरफ से देखते हो कि रिजल्ट सही आ रहे हैं या फिर नहीं, मतलब आप बेसिकली फैक्ट बताते हो कि ये रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि आप ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट्स उन्हीं चीजों को बताओ, उन्हीं चीजों पर कर सकते हो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट जो रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है, जो फैक्ट है। तो ये जो हमें डेफिनेशन दी गई है ये फैक्ट की डेफिनेशन दी गई है इस प्रश्न में और इस क्वेश्चन में तथ्य की डेफिनेशन दी गई है। फैक्ट मतलब जो रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है, जो सचमुच में हो, जिसे हम इमेजिन नहीं कर सकते, जो रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है, जिस पर आप एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हो, जिसको आप ऑब्जर्व करते हो, उसको वेरीफाई करते हो, जो रियलिटी में एग्जिस्ट कर रही है, उसे हम कहते हैं फैक्ट। सो ये जो डेफिनेशन दी गई है फैक्ट की डेफिनेशन दी गई है। अब जो रिमेनिंग ऑप्शन है जो इनकरेक्ट है उसे भी हम एक बार देख लेते हैं। सो ऑप्शन ए इज वैल्यू, मतलब मूल्य। तो कोई भी चीज का कुछ भी वैल्यू हो सकती है, मूल्य तो हर एक वैल्यू है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, जैसे 250 टू 2500, कुछ भी वैल्यू है, कोई भी चीजों की वैल्यू है। सो हर एक चीजों की वैल्यू है, सो उसे हम टेस्ट नहीं कर सकते, वैल्यू को, मूल्य को आप टेस्ट नहीं कर पाओगे। सो यहाँ पर जो आपका विकल्प है ये इनकरेक्ट है, ये आपका रॉन्ग ऑप्शन है। उसी तरीके से थ्योरी मतलब सिद्धांत, आपकी जो थ्योरी होती है
थ्योरी को आप थ्योरी पर एक्सपेरिमेंट्स और यू कैन से थ्योरी पर आप कोई एक्सपेरिमेंट्स नहीं परफॉर्म करते, बेसिकली उसको ऑब्जर्व तो करोगे लेकिन आप आपके एक्सपीरियंसेस नहीं यूज कर सकते हो, लेकिन फैक्ट में आप आपके एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशंस यूज करते हो। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प बी है इस क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो थ्योरी थ्योरी का एग्जाम्पल है आपकी बिग बैंग थ्योरी, जिसमें बताया है कि आपका जो दुनिया है पूरी वर्ल्ड के इस तरीके से फिर से डेवलप हुई है। सो आप बिग बैंग थ्योरी अगर जिसको पता होगा तो अच्छी तरीके से समझ पाएगा कि थ्योरी क्या होता है। उसमें बताया है कि वर्ल्ड कैसा डेवलप हुआ, वर्ल्ड कैसा बना है। सो ये हो गया थ्योरी, जिसे आप एक्सपेरिमेंट्स नहीं परफॉर्म कर सकते हो, आप बस पता कर सकते हो चीजों के बारे में जो एग्जिस्ट कर रही है। स्टेटमेंट स्टेटमेंट जो वन लाइन स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट पर आप टेस्ट कर सकते हो, उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो, लेकिन आप उसको प्रूव नहीं कर सकते, आपने पता चला कि वो रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन का, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका विकल्प से, तथ्य मतलब फैक्ट। एंड thank you for watching this video. Good luck with your preparation and see you tomorrow with another video.